ठीक है। तो अभी क्या है कि मेटालिक कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कुछ चीज़ें पढ़े। अब आगे कहता है कि मेटालिक बॉन्ड्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मेटालिक बॉन्ड जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेटालिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है, मेटल के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है उसी को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है। मालूम है कि सारे मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जब मेटल जमा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मेटल का एटम जमा होगा जहाँ पर, तो सब तो एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो वहाँ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पूरे में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ मिलेगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो सारे एटम में पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि सारा जो एटम है मेटल का वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। और उसके चारों तरफ वही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाता है, दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ स्थिर रहता ही नहीं है। समझ गए ना? तो इस तरह से सारा जो पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है सारे मेटल एटम में, और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो पूरी फैला हुआ उससे वो अट्रैक्टेड रहता है। इस तरह से मेटालिक बॉन्ड तैयार होता है। ये स्पेशल बॉन्ड है, ये ना तो आयनिक बॉन्ड है ना कोवलेंट बॉन्ड है, ये स्पेशल बॉन्ड है जो सिर्फ मेटल और मेटल के बीच में होता है। समझ गए ना? इसलिए इसका मेटालिक बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड होगा ही। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों हो जाएगा? समझ गया ना? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें हाई है। क्या है इसमें? हाँ। तो मेटालिक बॉन्ड जो इतना स्ट्रांग होता है उसका कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही हाई रहता है। हाई लिखो या ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखो, जो वर्ड यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एक रीजन ये, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ही ना मेटालिक बॉन्ड होता है। सारे मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, अब कोई एक्सेप्ट वहाँ कर ही नहीं रहा। सारे सब मेटल का ही एटम है, सबको आदत है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, गेन करने का किसी को आदत है ही नहीं, है ना। ऊपर से सब एक ही तरह का एटम है, दूसरा एटम थोड़ी है, सब तो सेम है। आयरन है तो आयरन का ही एटम है, कॉपर है तो कॉपर का ही एटम है ना। इवन जब अलॉय बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल देते हैं तो उसमें भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि सब तो लॉस ही कर रहा है ना वहाँ पर, कोई गेन कर नहीं रहा है। हम भी लॉस किया, वो भी लॉस किया, वो भी लॉस किया, तो वहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, है ना। आए बात समझ है? जैसे कुत्ता लोग फ्री हो जाता है ना, आवारा कुत्ता, वैसे ही हो गया ये इलेक्ट्रॉन आवारा, है ना। जब कुत्ता सबको पालेगा नहीं, छोड़ देगा, क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है, जिधर मन उधर घूमना है कि नहीं। उसी तरह क्या हो गया ये। आई बात समझ में? हाँ, जैसे आजकल बैल उनको लोग, अब जो कोई खेती करता है तो हल चलाता नहीं है, सब ट्रैक्टर से हो जाता है, बैल को छोड़ देता है, तो बैल क्या हो जाता है, आवारा हो जाता है। फ्री घूमता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, जिसको मन होता है तो डांट दे देता है, मार देता है, आवारा हो गया। पहले का बैल ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसको आदमी के साथ रहने का आदत है, अभी वो फ्री हो गया है, मनमर्जी है उसका, कोई काम उसको है नहीं। तो उसी तरह से ये आवारा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे मेटल जो है छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को, या सारा इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया। समझ गया कि नहीं? वही फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है काफ़ी ज़्यादा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रहे और उतना ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इधर से उधर, तो उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आएगा। इसीलिए
मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा उसका मूवमेंट होगा, तो उतना ज़्यादा वो मेटालिक कैरेक्टर को डेवलप करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दो रीजन के चलते जो है मेटालिक बॉन्ड जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही पढ़ेंगे डी एंड एन ब्लॉक में, क्योंकि बाकी ऐसे थ्योरी पढ़ने में जो है बहुत बोरिंग लगता है इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ गया ना? इसलिए यहाँ पर पढ़ने का तरीका अलग रखना है। अब यहाँ पर है इसी मेटालिक कैरेक्टर के चलते ही ट्रांजिशन मेटल हार्ड हो जाता है, इसके डेंसिटी हाई हो जाता है और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई होता है। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रांजिशन मेटल हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर अभी प्रूफ कर चुके हैं। ये हार्ड क्यों होता है ना? इसका कारण है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है इसके पास। ठीक है ना? हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, इसको हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करें, है ना? हार्ड होने का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, समझे? इसके अलावा भी बता देते हैं क्यों हार्ड होता है। ये तो एक मेटालिक बॉन्ड तो वही है। इसमें ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? N-1D 1 to 10 NS2, यही ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, इसके चलते इसमें मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है, मेटालिक बॉन्ड रहेगा ही स्ट्रॉन्ग, है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी है, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा तो हाई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा, समझ गया ना? मेटालिक बॉन्ड होने के साथ साथ इसमें ये जो डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके चलते इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है। दोनों बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी। ये s इलेक्ट्रॉन के चलते मेटालिक बॉन्ड होता है और ये d इलेक्ट्रॉन के चलते यही ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, N-1D 1 to 10 NS2, यही है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 10 वाला तो नहीं करेगा, D9 है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, एक हाफ फील्ड रहेगा ना, तो वो शेयर कर लेगा। तो D10 है कंप्लीटली फील्ड है, तो शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बाकी 1 से 9 तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही ना, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ तो पेयरिंग करेगा ही ना, पेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, तो क्या कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा ना। तो मेटालिक कैरेक्टर के साथ इसके पास कोवलेंट कैरेक्टर भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है मेटल मेटल के बीच में, मेटालिक बॉन्ड तो बनता ही है मेटल मेटल के बीच में, उसका वो इनहेरेंट कैरेक्टर है, लेकिन एडिशनल कैरेक्टर है जो कि एस ब्लॉक में नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल है, लेकिन उसके पास कोवलेंट कैरेक्टर नहीं है ना, कोवलेंट बॉन्ड उसमें नहीं बनता है, उसमें प्योरली मेटालिक बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये भी मेटल है, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, आपस में ही मेटल मेटल के बीच में ही कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डी का ऑर्बिटल, समझ गया कि नहीं? तो जिसके चलते क्या होता है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण सारा एटम जो है नज़दीक नज़दीक आ जाता है,
तो हार्ड होगा कि नहीं, डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसका भी आंसर आ रहा है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी नहीं होगा तो हार्ड होगा ही नहीं, हार्ड होगा तो हाई डेंसिटी होगा, तो दोनों का आंसर एक ही लिखाएगा ना। हाई डेंसिटी होगा तभी हार्डनेस होगा, हार्डनेस है तो हाई डेंसिटी होगा। तो इसका आंसर पूछे या इसका आंसर पूछे, बात एक ही है, इसका भी आंसर एक लिखाएगा। पहला रीजन हो गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, दूसरा रीजन हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, उसके चलते, समझ गया कि नहीं। तो ये दोनों के चलते क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग, इस दोनों के चलते क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया, समझ गए। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल हार्ड होता है और हाई डेंसिटी होता है, क्योंकि हाई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होने के चलते, हाई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्यों हुआ, इस दोनों के चलते। हाई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्यों हुआ, इस दोनों के चलते। आई बात समझ में, मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, हाई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो गया, उसके चलते क्या हो गया, सारा एटम नज़दीक नज़दीक आ गया, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एटम अरेंज हो गया। और जानते हो जैसे कि आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है, वो किसी न किसी शेप में अरेंज होता है ना, उसी तरह सारे मेटल भी कुछ न कुछ शेप डेवलप करता है। ज़्यादातर केस में FCC है, BCC है, CCP है, HCP, CCP और BCC लेटिस बनाता है, समझ गए। आई बात समझ में, वो क्रिस्टलाइजेशन के तरह होता है, इसका शेप एक डेवलप होता है, ठीक है। तो इस दोनों के चलते स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हुआ। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ एटम के बीच में, इसलिए एटम नज़दीक नज़दीक अरेंज हो गया, तो कम ही जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स अरेंज हो गया, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा। आ गया समझ में बात, हाँ क्लियर हुआ। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेटल को जब रिएक्शन करना होगा तो इसको आयन बनना होगा ना, हाँ। आयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गैस में बदलना होगा, और गैस को फिर आयन में बदलते हैं हम। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम क्या होता है, गैसियस एटम में बदलता है, अब फिर जाकर के इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और गेन होता है। इस बात को दिमाग में रखना। आई बात समझ में, हाँ। ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इनटू इट्स गैसियस एटम। 1 मोल ट्रांजिशन एलिमेंट को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इनटू इट्स गैसियस स्टेट। जब वो गैसियस स्टेट में आएगा तब ना फिर आयनाइजेशन होगा, तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में इतना लगेगा एनर्जी। ये तो हार्ड है, हाई डेंसिटी है, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होगा कि नहीं। गैस बनाने के लिए जो ये स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है, इसको कमज़ोर न करना पड़ेगा। गैस बनाने के लिए किसी भी चीज़ को उसके बीच में जो इंटरेक्शन है पार्टिकल के बीच में, उसको कमज़ोर करना होगा, लगभग नेग्लेजेबल बनाना होगा, नाम मात्र का करना होगा, तभी नहीं होगा। हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है,
इस दोनों के चलते। तो इस स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन को जब हम वीक करेंगे तभी तो गैस बनेगा। वीक का अप्रॉक्सीमेटली हमको रिमूव करना होगा, लगभग नाम मात्र का रहेगा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, तभी वो गैस में बदलेगा। उसके लिए हमको हाई एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल है, उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम होता है कि उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ मेटालिक बॉन्ड है। वो सब सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, हाई डेंसिटी है, तो उस इंट्रैक्शन को कमज़ोर करने के लिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगता है। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो हाई होता है। समझ में आया ना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert 1 mole of transition element into its gaseous state is known as enthalpy of atomization। ठीक है, आ गया समझ में? हाई डेंसिटी है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है, ये तीनों होने के चलते इसका हाई हीट एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन स्ट्रॉन्ग। आ गया समझ में बात? क्लियर? कोई दिक्कत है?